Hello students, in the last video we have learned about systems of units and we learned that there are 4 systems of units: FPS system, CGS system, MKS system and SI system. And in this video we are going to learn more things related to units and measurements. So let's start. Remember, we have to remember one thing, that the CGS and MKS systems are called metric systems or decimal systems because multiples and sub-multiples of basic units are related to the practical units by powers of 10. CGS system और MKS systems को हम डेसिमल सिस्टम्स या मैट्रिक सिस्टम्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि CGS सिस्टम और MKS सिस्टम्स एक दूसरे से 10 की पावर के रूप में रिलेटेड होते हैं। ड्रॉबैक ऑफ CGS सिस्टम की क्या ड्रॉबैक है? तो द drawback of CGS system is that many of the derived units of this system are inconveniently small. CGS system की drawback ये है कि CGS system के बहुत सारे derived units inconveniently बहुत ज़्यादा small है measurement के लिए, क्योंकि bigger quantity का जब measurement किया जाता है तो CGS systems की smaller quantity से measurement करना बहुत ज़्यादा time consuming और असुविधाजनक हो जाता है, जिसकी वजह से CGS सिस्टम्स को हर क्षेत्र में यूज़ करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। एडवांटेजेस ऑफ MKS सिस्टम की क्या एडवांटेजेस हैं? द एडवांटेजेस ऑफ MKS सिस्टम आर दैट सम ऑफ द डिराइव्ड यूनिट्स आर ऑफ कन्वीनियंट साइज। MKS सिस्टम्स की पहली एडवांटेज ये है कि MKS सिस्टम्स के बहुत से ऐसे यूनिट्स हैं जो कन्वीनियंट इन साइज में एकदम ठीक ठाक है, साइज में एकदम सही है मेजरमेंट्स करने के लिए। ऑल्सो द MKS सिस्टम लीड्स अस टू इलेक्ट्रिकल यूनिट्स इन प्रैक्टिकल यूज, और साथ ही साथ जो MKS सिस्टम है वो प्रैक्टिकल यूज में हमें इलेक्ट्रिकल यूनिट्स की ओर भी ले जाता है या इलेक्ट्रिकल यूनिट्स की ओर भी हमारा नेतृत्व करता है। यानी MKS सिस्टम्स में हम प्रैक्टिकल यूज़ में इलेक्ट्रिकल यूनिट्स का भी किसी न किसी रूप में यूज़ कर पाते हैं। तो देखिए MKS सिस्टम्स के बारे में, व्हेन MKS सिस्टम इज एक्सटेंडेड टू इलेक्ट्रिसिटी, देन जब MKS सिस्टम्स को इलेक्ट्रिसिटी तक एक्सटेंड कर दिया जाता है तब विद करंट एज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड एम्पियर ए एज इट्स यूनिट्स इज कॉल्ड MKSA सिस्टम। जब MKS सिस्टम्स को इलेक्ट्रिसिटी तक एक्सटेंड कर देते हैं तो MKS सिस्टम्स MKSA सिस्टम बन जाता है, क्योंकि यहाँ करंट को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है और करंट का जो यूनिट है वो एम्पियर है। विद चार्ज Q एज फंडामेंटल एंड कूलॉम एज इट्स यूनिट, जब हम चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में MKS सिस्टम्स में इंक्लूड कर लेते हैं तो MKS सिस्टम्स बन जाता है MKSQ सिस्टम। उस कंडीशन में MKS सिस्टम्स MKSQ सिस्टम बन जाता है। तो हमने देखा MKS सिस्टम्स की काफ़ी एडवांटेजेस हैं। बात करते हैं FPS सिस्टम की। FPS सिस्टम, तो FPS सिस्टम यानी फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। द FPS सिस्टम इज लूजिंग इट्स पॉपुलैरिटी। जो FPS सिस्टम है वो अपनी पॉपुलैरिटी लूज कर रहा है, अपनी लोकप्रियता को खो रहा है। द FPS सिस्टम इज लूजिंग इट्स पॉपुलैरिटी बिकॉज ऑफ इनकन्वीनियंट मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स इन्वॉल्व इन इट फॉर कन्वर्जन। क्यों? क्योंकि FPS सिस्टम में जो कन्वर्जन के लिए, उसको कन्वर्ट करने के लिए, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स हैं वो काफ़ी इनकन्वीनियंट है, असुविधाजनक है। इसलिए FPS सिस्टम इज लूजिंग इट्स पॉपुलैरिटी। इसलिए FPS सिस्टम अपनी पॉपुलैरिटी को, अपनी लोकप्रियता को खोता जा रहा है। देखिए 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करते हैं ऑन द SI यानी इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स में हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं उनकी बात करते हैं। तो पहला है द रेडियन, जिसको शॉर्ट में RAD रेड भी बोलते हैं। रेडियन के बारे में बोला गया कि इट इज़ द यूनिट ऑफ एंगल इन अ प्लेन। एक प्लेन में ये एंगल होता है,
एक प्लेन में जो एंगल होता है उस एंगल का ये यूनिट होता है रेडियन। यानी प्लेन के एंगल का जो यूनिट है वो यूनिट रेडियन है, जिसे शॉर्ट में रैड भी बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा कंफ्यूजन है, रेड या रैड जो भी बोलना है, RAD मतलब RAD आप शॉर्ट में लगा सकते हैं। द रेडियन और शॉर्ट में रेड। रेडियन आप या तो पूरा लिख दीजिए या रैड लिख दीजिए। तो रेडियन क्या है? प्लेन में जो एंगल बनता है उस एंगल का यूनिट है रेडियन। देखिए 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क। जो 1 एंगल है वो वह एंगल है जो एक आर्क के द्वारा, एक सर्कल के आर्क के द्वारा सेंटर पे सब्सटेंस किया जाता है, सेंटर पे बनाया जाता है। इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, और इक्वल होता है किसके? उस लेंथ के जो सर्कल की रेडियस है। तो 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए जैसे ये एक सर्कल है, इस सर्कल पे आपने 2 पॉइंट ले लिए, पॉइंट A और पॉइंट B। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल O। नाउ ज्वाइन पॉइंट A टू द सेंटर O, also join point B to the center O. Now you get AOB. It means you get the angle at the center, and this angle is theta. This length AB is L, and OB also OA are the radii of the circle. That's why we get angle. We get angle theta is equal to L upon R, where L is the length of the arc, and R is the radius of the circle, and theta is the angle subtended at the center of a circle by the arc. आर्क के द्वारा जो सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाया गया वो थीटा है। ये सिंपल लैंग्वेज में हम यहाँ इस आर्क की लेंथ को हमने ds माना है, ds, और जो एंगल बना सेंटर पे वो d थीटा है, जो रेडियस है सर्कल की वो r है। तो इस तरीके से आपसे कहा गया इफ एन आर्क ऑफ लेंथ ds subtends an angle d theta at the center O of a circle of radius r, then d theta is equal to ds by r। और यहाँ पे जो थीटा है उसका यूनिट होगा वो होगा रेडियन, और सिंपली यू कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। एज पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री हम जानते हैं, 11th में आपने पढ़ा होगा 3rd चैप्टर में कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। अगर पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री अगर होती है, तो आप लिख सकते हो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। नाउ इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 22 अपॉन 7, अगर आप पाई की वैल्यू को 22 अपॉन 7 पुट करते हो तो आप 1 रेडियन की वैल्यू को न्यूमेरिकल्स में फाइंड कर सकते हो, यानी फ्रैक्शन की बजाय आप न्यूमेरिकल्स में फाइंड कर सकते हो। Also 1 degree of arc is equal to 60 minute of arc, and 1 minute of arc is equal to 60 seconds of arc। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है ताकि जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए उनको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो सके। अब दूसरे सप्लीमेंट्री यूनिट की बात करते हैं। तो दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट है स्टीरेडियन। स्टीरेडियन ये यूनिट यूज़ किया जाता है सॉलिड एंगल के लिए, और सॉलिड एंगल मान लीजिए एक स्फीयर है, तो इस स्फीयर का एक इंटरसेप्टेड जो एरिया है वो इंटरसेप्टेड एरिया के द्वारा जो सॉलिड एंगल बनता है स्फीयर के सेंटर पे, उस सॉलिड एंगल को हम डी ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, डी ओम। और जो एरिया है इंटरसेप्टेड एरिया उसे डी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटरसेप्टेड एरिया स्फीयर का डी ए सेंटर पे जो सॉलिड एंगल बनाता है डी ओम, उस सॉलिड एंगल का जो यूनिट होगा वो यूनिट होगा स्टीरेडियन। स्टीरेडियन जिसे हम शॉर्ट में स्मॉल लेटर में SR भी लिखते हैं।
तो स्टीरेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल दैट इज एंगल इन स्पेस। स्पेस में जो एंगल है या स्फेयर का जो सॉलिड एंगल है या कोई भी सॉलिड एंगल है, उस सॉलिड एंगल का यूनिट स्टीरेडियन है। 1 स्टीरेडियन is the solid angle subtended at the center of the sphere by that surface of the sphere which is equal in area to the square of radius of the sphere। यहाँ पे ये कहा गया है कि 1 स्टीरेडियन आंसर आपका तब आएगा जब 1 स्क्वायर इंटरसेप्टेड एरिया को 1 स्क्वायर इंटरसेप्टेड एरिया ऑफ स्फेयर को डिवाइड किया जाएगा उसकी रेडियस के स्क्वायर से। तो आपके पास जो सॉलिड एंगल मिलेगा वो 1 स्टीरेडियन सॉलिड एंगल मिलेगा। तो देखिए, इफ एन एरिया DA of a spherical surface subtends a solid angle DO at the center of the sphere of radius R, then DO is equal to DA divided by R square, and the unit of DO, I mean the unit of solid angle, is equal to is steradian, and in short you can write SR in small letters। क्यूरियसिटी क्वेश्चन एक आता है आपके पास कि जो यूनिट्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में सेम यूनिट्स क्यों यूज होने चाहिए। वाई इज द यूज ऑफ कॉमन यूनिट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड डिजायरेबल, यानी पूरे वर्ल्ड में एक ही टाइप के यूनिट्स की डिज़ायर क्यों की जाती है, क्यों ऐसी मतलब हम लोग चाह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक जैसे यूनिट्स यूज हो। तो आंसर है द यूज ऑफ सेम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड विल सर्टेनली इम्प्रूव ट्रेड अमंग नेशंस as the products would be standardized and inventories will be reduced। पूरे वर्ल्ड में एक जैसा ही मेजरमेंट का यूनिट्स यूज होना चाहिए, क्योंकि इससे नेशंस के बीच में, राष्ट्रों के बीच में, देशों के बीच में ट्रेड में इम्प्रूवमेंट होता है, उनके व्यापार में इम्प्रूवमेंट होती है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स एक स्टैंडर्ड स्तर के बन जाते हैं और इन्वेंट्रीज में भी कमी आती है, उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट्स में भी कमी आती है, क्योंकि वो सेम यूनिट्स की लिस्ट्स होती हैं। अलग अलग यूनिट्स की अलग अलग लिस्ट बनेगी, जो डिफरेंट लिस्ट्स हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अमंग द साइंटिस्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विल ऑल्सो बी फैसिलिटेटेड, और वर्ल्ड के साइंटिस्ट के बीच में जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है वो एक्सचेंज, उस एक्सचेंज में भी एक फैसिलिटी आएगी, वो एक्सचेंज जो इन्फॉर्मेशन का है वो भी एक सही ढंग से हो पाएगा। द यूज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में प्रूव डिजास्ट्रस समटाइम्स। यहाँ पे आपसे बताया गया है कि अगर मेजरमेंट के डिफरेंट यूनिट्स का यूज़ किया जाएगा तो वो कभी विध्वंसकारी, तबाही लाने वाला, विनाशकारी भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पायलट or an air controller is accustomed to reporting altitude in feet, not in meters। उदाहरण के लिए एक पायलट और एक जो एयर कंट्रोलर होता है वो अकस्टम्ड होता है, वो आदी होता है, उसकी एक ड्यूटी होती है कि वो पायलट किस हाइट पे उड़ रहा है, उसकी हाइट को, उसकी ऑल्टीट्यूड को फीट के अंदर बताता रहे, फीट में रिपोर्ट करता रहे कि कितने फीट पे आपका प्लेन उड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑल्टीट्यूड ऑफ प्लेन इज 3000 मीटर्स, मान लीजिए एक प्लेन का ऑल्टीट्यूड 3000 मीटर्स है, मीटर्स, इज दिस अबाउट 10,000 फीट, क्या ये 10,000 फीट होगा और 3000 फीट, या 3000 फीट होगा और 1000 फीट अथवा 1000 फीट होगा। द डिफरेंस माइट मीन डिजास्टर। इस हाइट में जरा सा भी डिफरेंस आया यूनिट की वजह से तो ये, या किसी भी वजह से, तो ये क्या हो सकता है, विध्वंसकारी हो सकता है, तबाही लाने वाला हो सकता है। Thus air travel anywhere would become safer। Thus air travel anywhere would become safer if the use of common units throughout the world। अगर पूरे वर्ल्ड में कॉमन यूनिट्स यूज होंगे
तो एयर ट्रैवल वर्ल्ड के अंदर सेफर होगा। इसलिए कॉमन यूनिट्स को यूज़ करने का ही पूरे वर्ल्ड में हर जगह एक जैसे यूनिट्स का यूज़ करने की ही सलाह दी जाती है। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स की एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द मेन एडवांटेजेस ऑफ एसआई over the systems of units are: SI is a coherent system of units, that is a system based on a certain set of fundamental units from which all derived units are obtained by multiplication or division without introducing numerical factors। तो SI यूनिट को एक कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताया गया। SI सिस्टम को कोहेरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स कहा गया है। क्यों? क्योंकि कोहेरेंस का मतलब होता है अ सिस्टम। कोहेरेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो सर्टेन सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स यानी एक निश्चित आधारभूत फंडामेंटल यूनिट्स पे आधारित है और जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, दूसरे यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करके, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग न्यूमेरिकल फैक्टर्स। उसमें हमें किसी न्यूमेरिकल फैक्टर को इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ता है। तो न्यूमेरिकल फैक्टर क्या होते हैं? न्यूमेरिकल फैक्टर के बारे में बताया गया है, द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म इज नोन एज द कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल फैक्टर को एक तरीके से कोफिशिएंट के रूप में कहा गया है कि कोफिशिएंट ही न्यूमेरिकल फैक्टर है। अ न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म इज एनी नंबर दैट कैन बी फैक्टर्ड आउट ऑफ द कोफिशिएंट। जो कोफिशिएंट को फैक्टर कर देने पर जो फैक्टर हमें मिलता है वो न्यूमेरिकल फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल द टर्म 10x। 10x आपको पता है इसमें से x वेरिएबल है, 10 न्यूमेरिकल नंबर है। द टर्म 10x हैज अ फैक्टर ऑफ 5 एंड कैन बी रिड्यूस्ड टू 5 मल्टीप्लाई 2x। यानी 10 का जो फैक्टर है वो 2 और 5 है। 2 और 5 10 का फैक्टर है, तो हम 10x को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2x। यानी हमने क्या किया कि 10x को हमने रिड्यूस कर दिया 5 मल्टीप्लाई 2x में। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल फैक्टर आप समझ गए। SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स के दूसरी एडवांटेज ये बताई गई है कि SI इज अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है। तो रैशनल सिस्टम क्या सिस्टम होते हैं? रैशनल सिस्टम्स के बारे में बताया गया, द सिस्टम इन विच ऑल सिमिलर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन वन यूनिट। जिसमें एक जैसे जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको केवल एक ही यूनिट के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता हो, उस सिस्टम को हम रैशनल सिस्टम कहते हैं। The system in which all similar types of physical quantities are expressed in one unit is known as rational system of units। तो उसे rational system of units कहा जाता है। SI भी एक rational system of units है। SI is a rational system of units as it assigns only one unit to be a particular physical quantity। For example, joule। joule एक यूनिट है, SI यूनिट है। Joule is the unit of all types of energy। Joule हर टाइप की एनर्जी का यूनिट है। This is not so in other systems of units। लेकिन ये other systems of units में यानी SI system of units में तो जूल सभी एक जैसी फिजिकल यूनिट्स का, एक जैसे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, लेकिन अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन MKS सिस्टम, अगर हम MKS सिस्टम की बात करें, मैकेनिकल एनर्जी इज इन जूल। मैकेनिकल एनर्जी का यूनिट जूल है और हीट एनर्जी इज इन कैलोरी। हीट एनर्जी को हम कैलोरी में मेजरमेंट करते हैं, तो हीट एनर्जी का जो यूनिट है वो कैलोरी है। एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इन वॉट आवर, और इलेक्ट्रिक एनर्जी का मेजरमेंट वॉट आवर में किया जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो यूनिट है MKS सिस्टम में वो वॉट आवर है। लेकिन SI सिस्टम में इन सभी का जो SI यूनिट है वो जूल होगा। तो यहाँ पे ये बताया गया है
कि इसीलिए कहा गया है कि एसआई सिस्टम इज अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसीलिए एसआई सिस्टम एक रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। थर्ड पॉइंट में बताया गया एसआई इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई एक एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब है जो अपने आप में परफेक्ट हो, जो संपूर्ण हो, उसे हम एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। तो एसआई इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देयर आर नो ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑन द सिस्टम। एसआई में कोई ग्रेविटेशनल यूनिट नहीं होता है। द यूज ऑफ फैक्टर जी इज दस एलिमिनेटेड। इस प्रकार जो जी है, जी उसका अलग से कोई ग्रेविटेशनल यूनिट नहीं है, वो एसआई में यूज होता है फंडामेंटल यूनिट्स के अकॉर्डिंग ही। यहाँ पे देखिए एसआई इज अ मैट्रिक सिस्टम। एसआई मैट्रिक सिस्टम है। मैट्रिक यानी द मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स आर एक्सप्रेस्ड एज पावर्स ऑफ 10। मैट्रिक का मतलब है कि इसके जो मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स होंगे यूनिट्स, उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 10 की पावर की फॉर्म में। और फिफ्थ पॉइंट आपको बताया गया है एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में कि इन करंट इलेक्ट्रिसिटी द एब्सोल्यूट यूनिट ऑन द एसआई like ampere A for current, volt V for potential difference, ohm, this is the symbol of ohm, ohm for resistance, Henry capital H for induction, Farad capital F for capacity, and so on happen to be the practical units for measurement of these quantities. तो ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में यहाँ पे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसमें करंट का जो ऐसा यूनिट है वो ए यानी एम्पियर है, और पोटेंशियल डिफरेंस का जो ऐसा यूनिट है वो वोल्ट यानी वी है, और रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम है। इसी टाइप से इंडक्शन का ऐसा यूनिट हेनरी है, कैपेसिटी का ऐसा यूनिट फैराड है, और इसी टाइप से बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिनका ऐसा यूनिट्स होते हैं। तो ये सारे बोला गया है कि कैन बी हैपन द प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ दीज क्वांटिटीज़। ये प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं इन क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए, यानी कि क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का मेज़रमेंट एसआई में प्रैक्टिकल रूप में भी ऐसे सिस्टम में हम बड़ी आसानी से ऐसा सिस्टम का यूज़ करके उसका मेज़रमेंट कर सकते हैं। रिटेन इन मेमोरी, कुछ बातें माइंड में रखिए, और वो माइंड में रखने वाली बातें कौन सी हैं? आपसे कहा गया रिमेंबर दैट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी एसआई अप्लाइज टू ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस। ये जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ये साइंस की सभी ब्रांचेस में अप्लाई होता है, whereas MKS system is confined to mechanics only। लेकिन MKS सिस्टम केवल मैकेनिक्स तक ही सीमित है, केवल मैकेनिक्स में ही यूज़ होता है। इन आवर कंट्री, हमारे देश इंडिया में, इन आवर कंट्री द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम एट्सेट्रा हैज़ बीन गिवन टू नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है। इसी के अंडर में ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इन सब की मेंटेनेंस रखने की, किसकी? लेंथ, मास, टाइम एट्सेट्रा जो यूनिट्स हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, इनकी मेंटेनेंस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी पे आती है इंडिया में। देखिए, जैसे हमने ऐसे सिस्टम्स के बारे में चर्चा करते हुए कुछ वर्ड पढ़े थे, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये सब क्या होते हैं समझने की कोशिश करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ आइदर एन ऑब्जेक्ट इन मोशन और द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट्स बाय देयर पोजीशन। यानी मैकेनिकल एनर्जी या तो उस ऑब्जेक्ट जब मोशन में हो तब जो एनर्जी जनरेट हो उस एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, या ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है
ऑब्जेक्ट जब स्टेशनरी पोजीशन में है तब उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी स्टोर है उस एनर्जी को भी हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। हीट एनर्जी क्या है? हीट HEAT, हीट, यहाँ पे टी बनाना थोड़ा मिस हो गया। तो हीट एनर्जी क्या होती है? हीट एनर्जी इज द रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस में जो टाइनी पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहते हैं, उन टाइनी पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण जो एनर्जी जनरेट होती है उस एनर्जी को हीट एनर्जी कहते हैं। हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। हीट एनर्जी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर भी हो सकती है। तो ये समझाया गया है कि ट्रांसफर और फ्लो ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड हीट। यानी दो ऑब्जेक्ट्स में जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो तो हायर टेम्परेचर, हायर बॉडी का टेम्परेचर लोअर बॉडी की ओर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा या उसकी ओर फ्लो करना शुरू हो जाएगा। और जब हायर बॉडी या हायर टेम्परेचर यानी बॉडी का हायर टेम्परेचर उस बॉडी में ट्रांसफर हो जिस बॉडी का टेम्परेचर लोअर है, तो उस फ्लो को हम, उस टेम्परेचर के फ्लो को हम हीट कहेंगे। यहाँ इसे हीट कहा गया है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में क्या कहा गया है। इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक ही बात है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द एनर्जी रिलेटेड टू फोर्सेस ऑन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स एंड द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसको कहा गया एनर्जी रिलेटेड टू फोर्सेस ऑन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस लगती हैं वो फोर्सेस ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। या फिर जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं उनमें जो मूवमेंट आती है उस मूवमेंट के कारण जो एनर्जी जनरेट होती है वही एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। दिस एनर्जी इज सप्लाइड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जो एनर्जी है ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिक करंट का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, दैट इज डिलीवर्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट के द्वारा डिलीवर होती है। तो यहाँ पे हमने आज थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी ली है यूनिट्स के बारे में, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड विच आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो। सो अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले जो ऐसे इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं या किसी ऐसे स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं जो हाई फाई इंस्टीट्यूशंस में ट्यूशन नहीं ले सकता, तो आपको ऐसे वीडियोज़ को शेयर करके उसकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।